प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, यानी कि जो आपका नाभिक है उसके जो घटक हैं, एलिमेंट्स कहीं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये टॉपिक उस वक्त जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने खोज कर ली थी, या यूं कहें कि न्यूक्लियस की खोज हो गई थी, और उस वक्त एक और चीज चलती थी जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की भी खोज हो चुकी थी। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो उस वक्त ये एक चीज देखी जा रही थी कि न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल बेसिकली, बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं, नाभिक से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नाभिक में होने चाहिए तभी वहां से निकल रहे हैं। ये जो अभिधारणा थी, इस अभिधारणा को मानते हुए उन्होंने एक मॉडल दिया था, जो कि उस वक्त मॉडल जो चला था वो था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इस मॉडल के अनुसार क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो दो प्रकार के आवेशित कण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। यानी क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज तो उस वक्त हुई नहीं थी, तो न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं, तो ये माना जाने लगा है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, या यूं कहें कि न्यूक्लियस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो इस मॉडल के अंदर ये माना गया, मान लीजिए कि जो आपका एटम है उसको हम ऐसे लिखते हैं जेड एक्स ए एक्स, उस एलिमेंट की बात करें या उस एटम की जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका सिंबल हो जाएगा। ए जो है आज हम देख रहे हैं कि वो है एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, और जेड जो है वो है। तो ये हम जानते हैं उस वक्त ये माना गया कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें जो है ए प्रोटॉन होने चाहिए, और ए प्रोटॉन है इसका मतलब क्या होगा? उसका चार्ज कितना होगा? प्लस ए। ठीक है, और जब नाभिक का टोटल चार्ज कितना होता है? प्लस जेड ई। ये भी पता था उसको, लेकिन नाभिक का चार्ज प्लस जेड ई है, तो इसलिए, और जो परमाणु है वो न्यूट्रल है, तो ये मान लिया गया कि नाभिक में जो है वो ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। तो अगर आप इसको देखें, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। यानी कि इस परिकल्पना के अनुसार क्या है कि ए तो प्रोटॉन होंगे नाभिक के अंदर, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और बचे हुए, ये इंपॉर्टेंट है, बचे हुए जो जेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होंगे? वो नाभिक की बाहर की कक्षाओं में होने चाहिए। ठीक है, तो इस अभी या इस परिकल्पना के अनुसार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोजन 14। इस नाभिक में इस अभिधारणा के अनुसार ए प्रोटॉन होने चाहिए, यानी कि 14 प्रोटॉन होने चाहिए, ए माइनस जेड, जेड कितना है? 7, और ए कितना? 14। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के अंदर होने चाहिए, और बचे हुए जो 7 इलेक्ट्रॉन वो बाहर होने चाहिए। ये इसकी अभिधारणा थी, अगर ये मान लें, है ना। तो इसकी मानने के पीछे का जो कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था आपका जो एक रेडियो एक्टिविटी है वो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो जो प्रोटॉन है उसके द्रव्यमान से 1836 गुना कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से वहां पर एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए ये मान लिया गया कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से रह सकता है, उसके साइज पर इलेक्ट्रॉन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल है प्रोटॉन, जिसका द्रव्यमान कितना है? 1836 गुना ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन को नाभिक में मान लिया गया है। परंतु क्योंकि सिर्फ ये मान लेना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है, ये मान लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी के लिए उसको समझ, मतलब हम समझा सकते हैं रेडियो एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहा है। लेकिन कुछ और चीजें होती है फिजिक्स में, उन और चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ और चीजों में कौन कौन सी आएगी, पढ़ते हैं इसको वन बाई वन। जैसे कि आपकी स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी, आपने पढ़ा होगा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो आपने जैसे पढ़ा कि
अगर आप क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी है, आपने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि फर्मी-डिराक सांख्यिकी पढ़ी है, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी पढ़ी है। तो बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक सांख्यिकी कहाँ लगती है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। जैसे फर्मी-डिराक यानी कि एफडी स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-डिराक सांख्यिकी कहाँ लगती है, जहाँ पर पार्टिकल जो है उसका जो स्पिन है वो क्या हो, हाफ इंटीजर में हो, यानी h क्रॉस बाई 2 के इंटीजर में हो। और बोस-आइंस्टाइन कहाँ लगती है, जहाँ पर वो आपका जो है इंटीजर इंटीजर नंबर में होगा, वहाँ तो हाफ इंटीजर, लेकिन यहाँ इंटीजर, यानी कि h क्रॉस बाई 2 होगा तो h क्रॉस बाई 2, 3h क्रॉस बाई 2, 5h क्रॉस बाई 2, फर्मी-डिराक h क्रॉस, 2h क्रॉस, तो ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर लगती है। तो अगर सांख्यिकी के आधार पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल को मान लिया जाए, तो इस नाभिक के अंदर जो 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 21। अब क्योंकि प्रोटॉन भी h क्रॉस बाई 2 और इलेक्ट्रॉन भी h क्रॉस बाई 2 इसका मोमेंटम है या इसका स्पिन है, तो हम अगर इसका 21 के हिसाब से देखते हैं, ऑड नंबर है, तो इसका जो आना चाहिए मॉडल, जो इस पे लागू होना चाहिए, वो होना चाहिए फर्मी-डिराक। जबकि ये क्या करता है, ये बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का पालन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल है, वो न्यूट्रॉन या नाइट्रोजन के अंदर जो 14 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन माने, इसके अनुसार फर्मी-डिराक लगनी चाहिए, लेकिन लगती बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पर ये फेल होता है। तो आपकी जो सांख्यिकी के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अभिधारणा सही नहीं है। इसके बाद में बात करें कोणीय संवेग के आधार पर, अभी मैंने बताया आपको ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना है, h क्रॉस बाई 2 से दिया जाता है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को मान लिया जाए, तो कुल संख्या अगर इवन हो तो कोणीय संवेग या तो NH क्रॉस, यानी मैंने अभी बताया h क्रॉस 2 h क्रॉस, या फिर 0 होनी चाहिए। और अगर ऑड है तो h क्रॉस बाई 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण गुणज यानी कि इंटीजर में होना चाहिए, जैसे कि NH क्रॉस बाई 2, ये जैसे यहाँ लिख रखा है NH क्रॉस बाई 2, यानी कि h क्रॉस बाई 2, 3h क्रॉस बाई 2, 5h क्रॉस बाई 2, इस तरह से। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर भी देखो ये नियम लागू नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन मान लूं, तो इसका कोणीय संवेग होता है h क्रॉस बाई 2 का पूर्ण गुणज, मतलब ये होना चाहिए ना, जबकि वास्तव में ये NH क्रॉस पाया जाता है। तो ये भी प्रैक्टिकली जो आपके रिजल्ट है उससे मेल नहीं खाता, तो प्रायोगिक साम्यता ये नहीं रखता। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज और आई कि चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर मैग्नेटिक मोमेंट। अब आप सोचो मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है, चार्ज पार्टिकल का होता है, बिल्कुल होता है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, और आपने ये एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, वो बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में दिया जाता है। और जो नाभिक या प्रोटॉन है, उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के रूप में दिया जाता है। यानी फॉर्मूला क्या है, EH/4πmE, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो 1836 गुना कम है प्रोटॉन से, या यूं कहें कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा है। इसलिए जब आप इसको पुट करेंगे तो ये MP नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि म्यू ज्यादा होगा म्यू पी से, या यूं कहें कि बोर मैग्नेट्रॉन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन से ज्यादा होगा। अब क्योंकि नाभिक के अंदर हम प्रोटॉन भी मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मान रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है ना और प्रोटॉन का कम है, तो नाभिक के अंदर क्या आना चाहिए, बेसिकली आना तो ये चाहिए कि आपका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो म्यू बी की कोटि का होना चाहिए, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, लेकिन वास्तविकता में वो म्यू एन की कोटि का आता है। अब ऐसे कैसे संभव है, अगर इलेक्ट्रॉन है नाभिक के अंदर, तब भले वो एक भी हो, क्योंकि वो 1836 गुना ज्यादा आएगा ना उसकी वैल्यू, म्यू बी के रूप में आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, म्यू एन के रूप में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, ठीक है। फिर एक क्वांटम मैकेनिकली जो फिनोमिना है आपका, जिसको कहते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, वो भी ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं हो सकते। क्यों कहता है, ये देखिए, मान लीजिए ये नाभिक है आपका, ठीक है, मान लीजिए नाभिक की साइज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, अनसर्टेनिटी, पोजीशन, या अगर इसके अंदर कोई पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो उसके किसी भी जगह पर पाए जाने की संभावना, मान लीजिए वो यहाँ पाया गया,
ठीक है ना? अगर वो यहाँ पाया गया, तो यहाँ पाए जाने की संभावना क्या होगी? या यहाँ पाया गया उसकी संभावना क्या होगी? ठीक है ना? तो ये अनसर्टेनिटी कि वो कहाँ कहीं पर भी हो सकता है। हम नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है या प्रोटॉन कहाँ पर, तो उसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है। और वो कितनी होगी? जितनी नाभिक की साइज़ है, और आपने नाभिक की साइज़ के बारे में पढ़ा है कि वो लगभग 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी के या इसके आसपास होता है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को थोड़ी देर के लिए 10 टू द पावर -14 मीटर मान लूँ, 10 फेम्टोमीटर, तो डेल्टा पी निकालूं। अब देखो मैं यहाँ सिर्फ एक रफ एस्टिमेट निकाल रहा हूँ, पूरा एग्जैक्टली वैल्यू रख के नहीं, क्योंकि हम एग्जैक्टली वैल्यू पर नहीं काम कर रहे, हम सिर्फ एक देखना चाह रहे हैं कि वो क्या है। तो डेल्टा पी का निकालो, एच क्रॉस बाय डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -34, क्योंकि एच क्रॉस की वैल्यू इस रेंज की होती है, इस डिग्री की होती है, और डेल्टा एक्स 10 टू द पावर -14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर -20 जूल सेकंड पर मीटर। अब एनर्जी निकालो उस इलेक्ट्रॉन की जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। तो फॉर्मूला ये रहता है, आपने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, आप क्या करो है ना? p मतलब ये डेल्टा p ही है बेसिकली, जो यहाँ हम p ले रहे हैं ना अभी फिलहाल, वो डेल्टा p को ये हमने रखा है और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, देखो ये है 10 टू द -13 30, और ये है 10 टू द -24। तो ये वैल्यू जो है छोटी है, इसलिए मैं इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। नेग्लिजिबल मान के इसको हटा सकता हूँ, तो मैं इसका जब रूट निकालूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। ये जूल है, और एनर्जी जब जूल में होती है तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो उसको मैंने डिवाइड किया और ये मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिली। तो आगे से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये कह रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है, तो जब वो नाभिक से बाहर आएगा तो कम से कम उसको इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। या यूं कहे कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर आना चाहिए वो कम से कम इतनी एनर्जी का तो होगा। जबकि वास्तव में जो आपका जो बीटा एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल रेडियोएक्टिविटी के वक्त जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के निकलते हैं, इससे ज्यादा के नहीं निकल सकते। तो बाहर निकलने के तो इतनी एनर्जी चाहिए, जबकि वो इतनी एनर्जी के निकल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम ये चीज कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो भी ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट जो है नहीं करता। ठीक है ना? तो कुल मिला के ये जितनी भी हमने ऊपर से पॉइंट पढ़े हैं, इन सब का जो रिजल्ट वो यही है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो तो सही क्या है, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और हम वहाँ देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर हमने ड्रॉबैक देखे हैं, वो सारे ड्रॉबैक दूर हो जाएंगे जब चैडविक न्यूट्रॉन की खोज कर लेगा। तो जब न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे हम, फिर हमारा मॉडल बनेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। और ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर अभी देखी है, जो कि यहाँ फेल हो रही है, वो सारी चीजें वहां पर वैलिड है। और ये मानते हुए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके पार्ट्स हैं, और क्योंकि सारी चीजें सही है तो हम मान लेते हैं। और इवन ये आज एस्टेब्लिश मॉडल है कि प्रोटॉन इलेक्ट और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम फिर से उस टॉपिक पर आएंगे।